बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मराकश। दोस्तों, मराकश अल मगरिब का एक अहम इस्लामी मुल्क है। शिमाल मगरबी अफ्रीका के आखिरी कोने में वाक़या है। इस्लामी तारीख में मगरब अक्सा के नाम से भी मशहूर रहा। इसके शिमाल में बहरा रूम और मगरब में बहरा ओकियानूस है, जबकि मशरक में अलजायर और जनूब में सराय आज़म का मगरबी हिस्सा और मौरितानिया का मुल्क है। मराकश में इतलस के मशहूर पहाड़ी सिलसिले शिमालन जनूबन फैले हुए हैं। शिमाल मगरबी इलाकों में आबो हवा अमूमन मोतदिल रहती है, जबकि जनूबी हिस्सों की आबो हवा अमूमन खुश्क होती है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है। रबात मुल्क का दारुल-हुकूमत है। मराकश, कासाब्लांका, फैज़ और तंजीर वगैरह मुल्क के दूसरे अहम शहर हैं। सरकारी ज़ुबान अरबी है। बर्बरी दूसरी बड़ी अहम ज़ुबान है। फ्रांसीसी और हिस्पानवी भी बोली जाती है। सरकारी मज़हब इस्लाम है। 95% से ज़ायद आबादी मुसलमान है। ईसाई और यहूदी भी रहते हैं। 19वीं सदी में अल मगरब के दूसरे मुमालिक की तरह यहाँ पर भी गैर मुल्की तसल्लुत के साए पड़ने लगे। 1930 में फ्रांस ने अलजायर पर कब्जा किया। इसी वक्त से फ्रांसीसी और दूसरी अक़वाम मराकश को ललचाती हुई नज़रों से देख रही थी, लेकिन मकामी मुसलमानों की मुज़ाहमत की वजह से मराकश अरसा तक गैर मुल्की तसल्लुत से महफूज रहा। मगर 1904 में फ्रांस और हिस्पानिया मराकश में अपने हल्काए असर कायम करने में कामयाब हो गए। 1912 में दोनों मुल्कों ने अपने अपने हल्काए असर में निगरान हुकूमतें कायम की। फ्रांस का तसल्लुत मुल्क के बेशतर हिस्से पर था, जबकि हिस्पानिया का कब्जा शिमाल में बाज़ साहिली और मगरब में बाज़ सहराई इलाकों पर था। शिमाल में तंजीर का शहर और इलाका फौजी नुक्ताए निगाह से बहुत अहम था। 1923 में रूस, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की मिली भगत से ये हिस्सा बैनुल-अक़वामी करार दे दिया गया। इस तरह मराकश के हिस्से बिखरे कर दिए गए और गैर मुल्की तसल्लुत कायम हुआ। लेकिन अल मगरब के दूसरे मुसलमानों की तरह मराकश के मुसलमानों ने भी गैर मुल्की तसल्लुत को कभी कबूल नहीं किया और हमेशा भरपूर मुज़ाहमत का मुज़ाहिरा किया। गैर मुल्की फौजों और मकामी बशिंदों के दरमियान कई फौजी तसादम हुए। फौजों को नाकों चने चबवाए गए, लेकिन मराकशी मुसलमान गैर मुनाज़म थे, जबकि गैर मुल्की मुनाज़म और ताकतवर मकामी मुज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए तमाम साम्राज्यी हथकंडे इस्तेमाल किए गए। खासकर फ्रांसीसियों ने मकामी हुक्मरान के इख्तियारात कम कर दिए, जबकि फ्रांसीसी रेजिडेंट जनरल को मुतलक़ल अनान बना दिया गया। मकामी लोगों में फूट डलवाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल किया गया। अरबों और बर्बरों को आपस में लड़ाया गया। इस्लामी सकाफत और तहजीब को मिटाने की कोशिशें की गईं। इस्लामी कवानीन की जगह कबायली कवानीन नाफिज किए गए, ताकि मकामी लोगों के बुनियादी हकूक भी सल्ब कर लिए जाएं, जबकि गैर मुल्कियों को मराकश में आबाद करने की तमाम मुमकिन कोशिशें की गईं। यहाँ तक कि गैर मुल्की नो आबादकारों को मुल्क की बेहतरीन ज़मीनों पर काबिज कर दिया गया। ऐसे हालात में मराकशी मुसलमानों की गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ नफरत और भी बढ़ी। इनके सियासी शऊर में इजाफा होता गया, हत्ता कि कौमी एहसासात और जज्बात जंग अजीम दोम 1939 था 1945 के दौरान बाकायदा कौमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गए। अल मगरब के दूसरे मुमालिक की तरह मराकश भी जंग अजीम दोम की जद में आया। 1940 में फ्रांस जर्मनी से शिकस्त खा गया। इस शिकस्त के असरात मराकश पर भी पड़े, लेकिन हालात ने जल्द पलटा खाया। जल्द ही जर्मनों की पसपाई शुरू हो गई। 1942 में बरतानिया और अमेरिका की फौजें उतरी। लीबिया, ट्यूनिस और अलजायर के मुसलमानों की तरह मराकशी मुसलमानों ने भी इत्तेहादी फौजों की मदद की, इसलिए कि इत्तेहादी जमहूरियत और आज़ादी के नाम पर लड़े। मराकश वालों को भी उम्मीद थी कि जंग के खात्मे पर इन्हें आज़ादी नसीब होगी, लेकिन फ्रांस, जो खुद एक इत्तेहादी ताकत था, मराकश वालों के जज्बा हर्रियत को पसंद नहीं करता था। दौरान जंग पुलिस और फौज की मदद से कौमी जज्बात को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन फ्रांसीसी अहकाम की तरफ से जितनी सख्ती की गई, कौमी तहरीक इतनी शिद्दत के साथ उभरती गई। कई सियासी जमातें 1930 और 1940 के दरमियान ही तश्कील पा गई थी। दौरान जंग एक नई जमात इस्तिकलाल पार्टी के नाम से मार्ज वजूद में आई। इसके बानी अलाल अल्फासी थे। इन्हीं की क़यादत में जनवरी 1944 में मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया गया। फ्रांसीसी अहकाम ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। इस्तिकलाल पर पाबंदी लगा दी गई। अलकासमी समेत बड़े बड़े लीडरों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। अवाम मुश्तअल हुए, मुजाहरे हुए। अहकाम ने फिर सख्ती की, गोलियां चलाईं, वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां की। कोई घर ऐसा न था
جس کا کوئی فرد گرفتار نہ ہو یا مظاہروں کے دوران مارا نہ گیا ہو۔ تحریک حریت کی جڑیں دراصل بہت گہری تھیں۔ غیر ملکی تسلط اور ظلم و ستم کے خلاف مراکشی عوام میں غم و غصہ اور نفرت قدرتی بات تھی۔ جس چیز نے زیادہ ابھارا وہ مراکشی مسلمانوں کی اپنے مذہب سے محبت اور اسلامی تاریخ کی روایات سے آگاہی تھی۔ اس سلسلے میں ان کے اسلامی نظام تعلیم نے اہم کردار ادا کیا۔ ملک بھر میں اسلامی مکتب اور مدرسے قائم تھے۔ بعض خالص مذہبی تعلیم کے لیے تھے، بعض ازہر یونیورسٹی کی طرز پر کام کر رہے تھے۔ فرانسیسی حکام نے اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کی ہر ممکن دل شکنی کی۔ تعلیمی اداروں کی عمارات بنانے کے سلسلے میں روڑے اٹکائے گئے یا پھر ٹیکس لگائے گئے۔ اس کے باوجود مراکش کے مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری۔ تحریک آزادی تیز سے تیز تر ہوتی گئی اور سلطان محمد پنجم کی قیادت میں پروان چڑھ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ قومی تحریک کو منظم خطوط پر چلانے میں مراکش کے سلطان محمد پنجم نے اہم کردار ادا کیا۔ سلطان کا تعلق مراکش کے حکمران خانوادے شریفین سے تھا، جس کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا ملتا ہے۔ سلطان 1929 میں تخت نشین ہوئے۔ وہ سچے مسلمان اور اسلامی اہمیت کا مجسمہ تھے۔ حب الوطنی ان میں بدرجہ اتم تھی۔ غیر ملکی تسلط کے سخت خلاف تھے۔ فرانسیسی حکام کے ساتھ اکثر تصادم ہوتا تھا۔ 1942 میں فرانسیسی ریزیڈنٹ جنرل کی خواہشات کے خلاف اتحادی فوجوں کی حمایت کی اور امریکی صدر کو مراکش کے حالات سے باخبر کیا اور قومی جذبات کی ترجمانی کی۔ 1947 موسم بہار میں تنجیر کا اور ہسپانیہ کے زیر تسلط ساحلی علاقوں کا تاریخی دورہ کیا۔ اپنی تقریروں میں لوگوں کے سیاسی اور ملی شعور کو ابھارا۔ تنجیر کی جامع مسجد میں ایک تاریخی تقریر کی جس میں اسلامی اتحاد اور اخوت کے اصول کے حوالے سے باتیں کی۔ مراکش کے مسلمانوں کا دنیائے اسلام کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلق کو واضح کیا گیا۔ اس تقریر کا ساری دنیا میں خوب چرچا ہوا۔ ملک کے اندر سلطان کا وقار بہت بلند ہوا اور وہ قوم کی امنگوں کے بہت بڑے ترجمان بن گئے۔ 1950 کے موسم خزاں میں وہ پیرس گئے۔ فرانس کی حکومت کو مراکش کے قومی جذبات اور مسائل سے آگاہ کیا اور مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، لیکن فرانس کی حکومت نے سلطان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، لہذا دورہ ناکام رہا۔ مراکش میں سلطان اور فرانسیسی حکام کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ریزیڈنٹ نے سلطان پر زور دیا کہ وہ اپنی کابینہ کو توڑ دے، استقلال پارٹی کی مذمت کرے، لیکن سلطان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ریزیڈنٹ نے سازشوں کا جال بچھایا اور سلطان کے مخالف گروپ کو بغاوت پر اکسایا۔ سلطان نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ریزیڈنٹ کی بعض باتیں مان لیں، لیکن اگست 1953 میں اس قسم کے حالات پھر دہرائے گئے۔ سلطان سے کہا گیا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے یا جلا وطنی اختیار کرے۔ انہوں نے مطالبہ مسترد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان اور اس کے تمام خاندان کو زبردستی جلا وطن کر دیا گیا۔ پہلے کارسیکا میں رکھا گیا اور بعد میں مڈگا سکر بھیج دیا گیا۔ سلطان کی جلا وطنی کے بعد مراکش کے حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ عوام پولیس اور فوج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ نو آباد کاروں نے عرصے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ مراکشی عوام نے ان کو سبق سکھانا چاہا۔ باہمی تصادم ہوئے اور بہت سے نو آباد کار مارے گئے۔ فرانسیسی حکومت کو احساس ہو گیا کہ اب حالات ان کے قابو سے باہر ہیں۔ اب جلا وطن سلطان سے مڈگا سکر میں مذاکرات شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 مارچ 1956 کو سلطان پنجم کی قیادت میں مراکش آزاد ہو گیا۔ اسی سال اپریل میں اسپین بھی مراکش میں اپنے مقبوضات سے دستبردار ہو گیا اور مئی میں تنجیر میں بین الاقوامی کنٹرول ختم ہو گیا۔ مراکش نومبر میں اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ اس طرح آزاد مراکش دنیا کے نقشے پر دوبارہ ابھرا۔ سلطان محمد پنجم کے بعد شاہ حسین ثانی 26 فروری 1961 کو مراکش کے حکمران بنے۔ ان کو اپنے طویل مدتی دورے میں متعدد داخلی مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ انہیں امریکی بلاک میں ہونے کی وجہ سے مراکش کی اسلامی جماعتوں کی مخالفت کا سامنا رہا۔ شمالی علاقے کے برابر قبائل کی شدید مزاحمت اور مغربی صحرا کی بغاوتیں بھی ان کے لیے الگ پریشانی کا باعث رہیں، جن پر انہوں نے بمشکل قابو پا لیا۔ ان کے عہد میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس 22 تا 24 ستمبر 1969 کو مراکش کے دارالحکومت رباط میں منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس مسجد اقصی میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد منعقد ہوئی تھی، جب اسرائیلی یہودیوں نے مسجد اقصی کے ایک حصے کو نذر آتش کر دیا تھا۔
इस अफसोसनाक वाक़या ने आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी। इस कॉन्फ्रेंस में इस शर्मनाक वाक़या की शदीद मजम्मत की गई और इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस के आखिर में मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी कायम की गई, जिसका बुनियादी मकसद आलम इस्लाम का इत्तेहाद और उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार करना है। जनवरी 1984 में चौथी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का शरफ भी मराकश को हासिल हुआ। कॉन्फ्रेंस मराकश के शहर कासाब्लांका में मुनक्कद हुई। कॉन्फ्रेंस में मशरक़ वस्ता में पायदार क़याम अमन को इसराइली जहरियत के सद्देबाब के साथ मशरूत किया गया। मुतफ़िक़ा तौर पर ईरान इराक़ जंग के खात्मे की अपील की गई। सातवीं इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी मराकश में हुआ। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी मुल्कों को दरपेश इक़्तिसादी और बाहमी मसाइल के अलावा कश्मीर, अफगानिस्तान और बोस्निया के मामलात पर भी तफसीलन गौर व खोज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मशरक़ वस्ता में पायदार क़याम अमन को इसराइली जरहियत के सद्देबाब के साथ मशरूत किया गया। मुतफ़िक़ा तौर पर ईरान इराक़ जंग के खात्मे की अपील की गई। 1984 में मराकश और अलजायर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, जो 1987 में काफ़ी हद तक कम हो गए। 1986 में तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ने अपने मरकज़ी दफ्तर त्यूनिस में मुंतकिल किए, तो इसराइल ने त्यूनिस में भी फ़ज़ाई हमले करके फ़लस्तीनी ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों के दौरान फ़लस्तीनी रहनुमा अबू जिहाद की शहादत का वाक़या पेश आया। लीबिया और बाज़ अरब ममालिक की तरफ से अबू जिहाद की शहादत का इल्ज़ाम शाह हसन पर आयद किया गया। इस वाक़या के बाद मराकश और लीबिया के तल्लुकात में भी कशीदगी आ गई, यहाँ तक कि जब अमेरिका ने लीबिया के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की तो मराकश ने इस पर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया। शाह हसन ने इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखा और अपने तौर पर मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के मनसूबे पर अमल पैरा रहा। इसराइली वज़ीर आज़म शिमोन परीज़ ने मराकश का सरकारी दौरा भी किया। मराकश पर 38 साल तक हुक्मरान रहने के बाद शाह हसन सानी 23 जुलाई 1999 को वफ़ात पा गए और उनके बाद वली अहद शाह मोहम्मद सादिस मराकश के हुक्मरान बने। मराकश बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। ज़मीन ज़रखेज़ और पैदावार वाफर है। 70% आबादी का ज़रिया माश ज़रात है। मराकश बड़ी हद तक खुराक में खुद कफ़ील है। गंदम, सब्ज़ियाँ, अंजीर, अंगूर और जैतून अहम ज़री पैदावार, संगतरे और खजूरें भी वाफर पैदा होते हैं, जो बरामद भी किए जाते हैं। फास्फेट की आलमी पैदावार में मराकश तीसरा मुल्क है और इसकी बरामद में पहला है। फास्फेट्स के अलावा सोना, चांदी, कोयला, पित्तल, सीसा, गंधक और संगे मरमर भी पाए जाते हैं। कुदरती मनाजर की खूबसूरती, पुराने किलों, नखलिस्तान, खुशगवार आबो हवा, रूमी दौरे के आसार कदीमा की वजह से सियाहों की आमदोरफ्त खूब रहती है। दरामदात में सेमी प्रोसेस्ड चीज़ें, कैपिटल चीज़ें, खुराक और मशरूबात, फ्यूल वगैरह शामिल हैं, जबकि बरामदात में अशियाए सर्फ और फास्फेट वगैरह शामिल हैं। मराकश की माहीगीरी की सनत भी तरक्की पजीर है। मुल्क में जंगलात भी हैं। लकड़ी की बाज़ अहम इकसाम बरामद होती हैं। मवेशी कसरत से पाए जाते हैं। मराकश के भी पाकिस्तान के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस सितंबर 1960 में मराकश के दारुल हुकूमत रबात में और दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस फरवरी 1974 में लाहौर में मुनक्कद हुई। दोनों ममालिक शुरू ही से मुश्किलात के वक़्त एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। मराकश की तारीख़ आज़ादी के दौरान भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों में मराकश के मौक़िफ़ की पुरज़ोर वकालत की, यहाँ तक कि सुल्तान मोहम्मद पंजम के ख़ास नुमाइंदे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पासपोर्ट पर गए थे। 1967 में मराकश की काबीना के कई ऐसे वज़ीर थे जिनके पास बरसों पाकिस्तान के पासपोर्ट रहे। मराकश फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का बहुत बड़ा हामी है। अरब इसराइल कशमकश में पाकिस्तान ने हमेशा अरबों का साथ दिया। ख़ास तौर पर 1967 और 1973 की अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने अरबों की भरपूर हमायत की। पाकिस्तान की खिदमात के पेश नज़र मराकश हुकूमत, अवाम और प्रेस ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन जज्बात का इज़हार किया। अल-मग़रब के दूसरे ममालिक की तरह मराकश के मुसलमान भी पाकिस्तान को इस्लाम का किला समझते हैं। वो पाकिस्तान के मसाइल को हमेशा अपने मसाइल समझते हैं। मराकश का शहर कासाब्लांका में जब अरब लीग कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। सितंबर 1965 की जंग में मराकश ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत की तरफ से जारहियत की मज़म्मत की। 1971 की जंग में भी मराकश ने पाकिस्तान का साथ दिया। शाह हसन ने सफारती सतह पर भी कोशिश की कि भारत को मशरक़ी पाकिस्तान में जारहियत से बाज रखा जाए।
और कई सनती मंसूबों में इश्तराक अमल हुआ।